नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अभिज्ञान पीएससी पॉइंट में। तो अभी जो हमने पिछली वीडियो डाली थी उसमें हमने देखा था होलकर रियासत को, और उसमें हमने होलकर रियासत के कितने बिंदुओं पर चर्चा कर ली थी। तो अभी हमने उसमें होलकर रियासत जो थी, होलकर रियासत के बारे में हमने उसमें उत्पत्ति को देख लिया था, और होलकर रियासत की हमने उसमें स्थापना को देख लिया था। अब हम उसका तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु को हम चर्चा करने वाले थे, और उस तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु में आता है कि उसके जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इतने में कुछ कारणों से वीडियो कट हो गया था और फिर हम मल्हार होलकर के बारे में चर्चा नहीं कर पाए थे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। तो प्रमुख शासकों में सबसे पहले हम मल्हार होलकर को ही पढ़ रहे थे, मल्हार होलकर को। तो मल्हार होलकर के बारे में हमने बताया था कि हमें कितनी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो हमें इनका परिचय लेना है, एक कि किस प्रकार से इनका जन्म होता है, और इनके माता, इनके पिता, इसके बारे में और इनकी पृष्ठभूमि के बारे में हमें सबसे पहले चर्चा करनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े और उन युद्धों में इनकी किस प्रकार की विजय रहीं। तो दूसरे पॉइंट पर हम देखते हैं इनकी विजयों के बारे में। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे इन्होंने जो निर्माण कार्य करवाए थे उनके बारे में, और फिर अंत में हम इनकी मृत्यु को देखते हुए मल्हार होलकर को कंप्लीट करेंगे। तो इतनी बातों पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम मल्हार होलकर के परिचय पर देखते हैं। और परिचय की बात करें तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में, इतना हो गया था कि मल्हार होलकर जो थे ये होलकर डायनेस्टी के संस्थापक माने जाते हैं। मतलब ये बहुत बेसिक पॉइंट है कि मल्हार होलकर ही उसके संस्थापक थे। होलकर डायनेस्टी के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। जब भी हम त्रिमार्कर लिखेंगे इनके बारे में या कुछ भी बताएंगे तो हमें ये बताना बहुत अवश्य हो जाता है कि ये मल्हार होलकर होलकर डायनेस्टी के क्या थे, संस्थापक थे। होलकर डायनेस्टी के ये संस्थापक थे। पहला बिंदु इनके बारे में हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इनका जो जन्म है, इनका जन्म कब हुआ था। तो मल्हार होलकर का जन्म 1693 में हुआ था। 1693 में महाराष्ट्र के 1693 में महाराष्ट्र के हॉल नामक गांव में हुआ था। जैसा कि मैंने जब आपको होलकर डायनेस्टी की उत्पत्ति और स्थापना के बारे में बताया था, तब आपको बताया था कि चूँकि ये हॉल नामक गांव में से जुड़े हुए हैं, इसी कारण से इनको होलकर कहा जाता है। तो जो संस्थापक हैं होलकर डायनेस्टी के, मल्हार होलकर, इनका जन्म 16 मार्च 1693 में महाराष्ट्र का जो पुणे ज़िला है, पुणे ज़िले में एक गाँव पड़ता है हॉल गाँव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अब जन्म के बारे में हो जाता है। इनके पिता के बारे में देखते हैं कि मल्हार होलकर के जो पिता थे उनके बारे में। तो इनके जो पिता थे वो थे खांडू जी होलकर, खांडू जी होलकर। तो पिता खांडू जी होलकर थे। अच्छा, अब जो पिता हैं खांडू जी होलकर, ये क्या काम करते थे। तो पिता खांडू जी होलकर जो थे ये पेशवा की सेवा में काम करते थे। पेशवा की, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये पेशवा की सेवा में काम करते थे। तो मल्हार होलकर का जन्म 1693 में हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे ज़िले के हॉल गांव में हुआ था, और इनके पिता खांडू जी होलकर जो थे वो पेशवा की सेवा में काम करते थे। अच्छा, अब इनके पिता जो थे वो पेशवा की सेवा में काम करते थे और वहीं पर ये नियुक्त थे। तो होता क्या है कि 1696 में इनके पिता खांडू जी होलकर की हो जाती है मृत्यु। जो खांडू जी होलकर थे, खांडू जी होलकर की हो जाती है मृत्यु 1696 में। अब जब 1696 में खांडू जी होलकर की मृत्यु हो जाती है, तो फिर इसके बाद भाई आम बात जो कि हर जगह हर इतिहास में अभी भी चलती आ रही है कि पारिवारिक कलहें होती हैं, और उन पारिवारिक कलहों की वजह से इनकी जो माता थी, पारिवारिक कलह की वजह से इनकी जो माता थी मल्हार होलकर की, वो उन्हें लेकर के अपने भाई के यहाँ महाराष्ट्र में तलोदा गांव में चली जाती हैं। अच्छा, खांडू जी होलकर की मृत्यु हो जाती है। खांडू जी होलकर की मृत्यु के पश्चात कुछ पारिवारिक कलह होती हैं, कुछ कारण बनते हैं जिन कारणों से मल्हार होलकर की जो माता जी रहती हैं वो उनके भाई यानी कि मल्हार होलकर के जो मामा थे उनके पास, मल्हार होलकर के जो मामा थे उनके पास तलौंदा गांव महाराष्ट्र में चली जाती हैं। तलौंदा गांव महाराष्ट्र में चली जाती हैं मल्हार होलकर को लेकर के।
अब चर्चा करते हैं हम मल्हार राव होलकर के बारे में कि उनका विवाह किस प्रकार से होता है और किसके साथ होता है। तो जो मल्हार राव होलकर थे उनका जो विवाह होता है वो होता है गौतमाबाई होलकर से। किससे होता है? गौतमाबाई होलकर से। तो मल्हार राव होलकर के बारे में कितने बिंदु हमने देख लिए। हम देखते हैं मल्हार राव होलकर के बारे में। तो ये होलकर डायनेस्टी के संस्थापक माने जाते हैं और इनका जन्म 1693 में हुआ था महाराष्ट्र के पुणे जिले के होलगांव में। और इनके पिता खांडूजी होलकर थे जो कि पेशवा की सेवा में नियुक्त थे। इसके बाद हमने देखा कि 1696 में इनके पिता खांडू होलकर की मृत्यु हो जाती है और खांडूजी होलकर की मृत्यु के बाद कुछ कारण ऐसे बनते हैं, पारिवारिक कलहें होती हैं जिनकी वजह से मल्हार राव होलकर की माताजी मल्हार राव होलकर को लेकर के तलौंदा गाँव महाराष्ट्र में चली जाती हैं। और फिर इसके पश्चात हमने देखा है कि उनका जो मल्हार राव होलकर का विवाह था वो गौतमाबाई होलकर के साथ हुआ था। अच्छा, अब जब गौतमबाई होलकर से इनका विवाह होता है तो फिर इनके एक पुत्र होता है और उस पुत्र का नाम क्या रहता है? पुत्र का नाम रहता है खांडेराव होलकर। खांडेराव होलकर। तो ये उनका पुत्र रहता है खांडेराव होलकर। अब मल्हार राव होलकर के बारे में कहते हैं कि मल्हार राव होलकर बड़े बहादुर थे और 1721 में मल्हार राव होलकर ने पेशवा की सेना में ज्वाइन कर ली थी। वो पेशवा की सेना में शामिल हो गए थे मल्हार राव होलकर 1721 में पेशवा की सेना में शामिल हो जाते हैं और बड़े योग्य शासक थे। और तो फिर पेशवा इनको सेनानायक बना देते हैं। सेनानायक बनाने के पश्चात ही 1724 में पेशवा बाजीराव प्रथम इनको क्या करते हैं, 500 सैनिकों के साथ मालवा पर आक्रमण की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं कि जो मल्हार राव होलकर थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण और योग्य सेनानायक थे। तो इनकी योग्यता के कारण ही वो उनको सेनानायक बनाते हैं। सेनानायक बनाए जाते हैं और फिर 1724 में बाजीराव प्रथम जो रहते हैं, जिन्हें हम बी फर्स्ट करके लिखते हैं, बाजीराव प्रथम मल्हार राव होलकर को 500 सैनिकों के साथ मालवा पर आक्रमण की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। मालवा पर आक्रमण की जिम्मेदारी जो है सौंप देते हैं। तो मल्हार राव होलकर का जो परिचय है वो हमने देख लिया है। मल्हार राव होलकर के परिचय के बारे में हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि होलकर डायनेस्टी के संस्थापक थे। इनका जन्म 1693 में होता है महाराष्ट्र के पुणे जिले के होल गाँव में और इनके पिता खांडूजी होलकर पेशवा की सेवा में थे। 1696 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात इनकी माताजी इनको लेकर के तलौंदा गाँव महाराष्ट्र में आ जाती हैं अपने भाई के यहाँ पर। और फिर वहीं पर इनके विवाह के बारे में हमने चर्चा की कि इनका विवाह गौतमबाई होलकर से होता है, जिससे फिर इनकी आगे चल कर के खांडेराव होलकर नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और फिर 1721 में ये पेशवा की सेना में शामिल होते हैं। 1721 में पेशवा की सेना में शामिल होते हैं और अपनी योग्यता के दम पर ये बढ़िया सेनानायक बनते हैं। और 1724 में बाजीराव प्रथम इनको 500 सैनिकों के साथ मालवा पर आक्रमण की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। तो ये इनका परिचय था। अब हम मल्हार राव होलकर का देखेंगे विजय, जो कि इनके बारे में कहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्योंकि मल्हार राव होलकर की विजय ही पेपर में पूछी जाएंगी और उन्हीं विजयों के आधार पर ही हम इन्हें सिद्ध करेंगे कि एक योग्य सेनानायक थे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है मल्हार राव होलकर के बारे में वो इनकी विजय ही रहती हैं। तो प्रमुख विजय हेडिंग डाल लेंगे, प्रमुख विजय। मल्हार राव होलकर की प्रमुख विजय। तो इनकी प्रमुख विजयों में सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है सारंगपुर का युद्ध। अच्छा, कुछ युद्धों में ये केवल सहायक के रूप में रहेंगे और कुछ युद्ध ये प्रत्यक्षतः ही लड़ेंगे। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ, अमझेरा का युद्ध हुआ, सारंगपुर अमझेरा, फिर त्रिला का युद्ध, जो कि अभी मैंने आपको जब उत्पत्ति के बारे में और स्थापना के बारे में बताया था तब इसका जिक्र किया था त्रिला के युद्ध का। इसके पश्चात हम देखेंगे भोपाल के युद्ध के बारे में, भोपाल युद्ध के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कुम्भेरी युद्ध के बारे में कि किस प्रकार से कुम्भेरी का युद्ध होता है। और फिर पानीपत का तीसरा युद्ध भी होता है।
तो इतने युद्धों के बारे में हमें चर्चा करनी है। मल्हारराव होलकर के हम प्रमुख विजयों के बारे में बात करते हैं तो सारंगपुर के युद्ध को देखते हैं, अमझेरा के युद्ध को देखते हैं, तिरला के युद्ध को देखते हैं, भोपाल युद्ध, कुमेरी युद्ध और पानीपत के तृतीय युद्ध में ये किस प्रकार से सदाशिवराव भाऊ के साथ इनकी चर्चा रहती है और फिर उसके पश्चात ये वहाँ से निकल कर के आ जाते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला युद्ध जो था सारंगपुर का युद्ध, उसे हम देखते हैं। सारंगपुर युद्ध। तो सारंगपुर युद्ध के बारे में कहानी ऐसी है, सबसे पहले तो आपको एक नाम याद रखना है और वो नाम है चिमनाजी अप्पा। मैं इधर बता देता हूँ, इधर, कि चिमनाजी अप्पा है कौन। तो एक नाम है चिमनाजी अप्पा। चिमनाजी अप्पा एक नाम है और ये नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी 2 से 3 युद्धों में इसको ही हम देखेंगे। तो चिमनाजी अप्पा कोई नहीं है, पेशवा बाजीराव प्रथम का चचेरा भाई है, कजिन ब्रदर है। किसका? कजिन ब्रदर ऑफ पेशवा बाजीराव प्रथम। तो जो बाजीराव प्रथम है इनका चचेरा भाई है कौन? चिमनाजी अप्पा। तो बस अब जब सारंगपुर का युद्ध हम देखते हैं तो इसकी डेट याद रखनी है। सारंगपुर का युद्ध कब होता है? तो सारंगपुर का जो युद्ध है ये 1724 की बात है। कब? प्रीलिम्स में सीधा पूछेगा सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1724 में हुआ। तो 1724 में पेशवा बाजीराव प्रथम के चचेरे भाई चिमनाजी अप्पा 1724 में हुआ था ये युद्ध, पहली बात। अब दूसरी बात, किस किस के बीच में हुआ था? तो चिमनाजी अप्पा ना लिख करके मैं लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ क्या? सी और ए। तो चिमनाजी अप्पा वर्सेस, एक नाम और याद रखना है आपको। जब मैंने उत्पत्ति के बारे में बताया था और स्थापना के बारे में, तो मैंने बताया था कि जो मराठे हैं उन्होंने मालवा पर आक्रमण किए थे, अभियान किए थे। उसके उद्देश्य 2 थे, जिसमें से एक उद्देश्य ये भी था कि वहाँ पर गिरधर बहादुर और दया बहादुर नामक 2 मुगल सूबेदार जनता को परेशान कर रहे थे। तो जो सारंगपुर का युद्ध है वो चिमनाजी अप्पा तथा मालवा के मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर के बीच में हुआ था। गिरधर बहादुर। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ शॉर्टकट लिखे हैं, नहीं तो जीबी को तुम समझो कि 1 GB डाटा। नहीं, 1724 में हुआ है सारंगपुर का युद्ध और ये चिमनाजी अप्पा और गिरधर बहादुर के बीच में हुआ है। अच्छा, दोबारा से ही देख लेते हैं, नहीं तो पता चले कि। तो 2 नाम सबसे पहले तो आपको याद रखने हैं इन युद्धों में, जो नाम याद रखने हैं, एक तो क्या? चिमनाजी अप्पा। कौन है चिमनाजी अप्पा? हो सकता है 3 नंबर में चिमनाजी अप्पा सीधा दे दे। तो चिमनाजी अप्पा कोई नहीं है भैया, बाजीराव प्रथम के चचेरे भाई। दूसरे नाम जो है, एक तो गिरधर बहादुर याद रखना है, गिरधर बहादुर, और एक दया बहादुर। गिरधर बहादुर और एक दया बहादुर, ये 2-3 नाम आपको याद रखने हैं। इन्हीं नामों पर अब अगले युद्ध चलेंगे। तो हम फिर से देखते हैं कि जो सारंगपुर का युद्ध था, सारंगपुर का युद्ध, अब ये 3 नंबर में बिल्कुल आ सकता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1724 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था 1724 में चिमनाजी अप्पा वर्सेस चिमनाजी अप्पा तथा मालवा के मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर के बीच में। गिरधर बहादुर के बीच में ये हुआ था। होता क्या है इस युद्ध में, जो मराठे हैं वो गिरधर बहादुर को पराजित कर देंगे और फिर इस युद्ध में 1724 में जो युद्ध हुआ था चिमनाजी अप्पा और गिरधर बहादुर के बीच में हुआ था, और इसका परिणाम ये रहा था। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? परिणाम मराठों की विजय, मतलब मराठों द्वारा गिरधर बहादुर को पराजित कर दिया था, यानी कि मराठों की विजय होती है। तो 1724 में युद्ध घटित हुआ है सारंगपुर यानी कि राजगढ़ में। सारंगपुर राजगढ़ में इस युद्ध सारंगपुर राजगढ़ में घटित 1724 में युद्ध, जिसमें चिमनाजी अप्पा और गिरधर बहादुर के बीच में ये होता है और इसका परिणाम मराठों की विजय रहती है। और इस युद्ध में की खास बात ये थी कि इस युद्ध में, अच्छा हम पढ़ रहे थे ना कि मल्हारराव होलकर की विजय, तो मल्हारराव होलकर कहीं ना कहीं तो होंगे। तो इस युद्ध में मल्हारराव होलकर, राणोजी सिंधिया, पवार आदि मराठा सरदार भी जो चिमनाजी अप्पा हैं इनकी सहायता के लिए रहते हैं। तो यहाँ पर मल्हारराव होलकर जो थे, अपने मेन हीरो मल्हारराव होलकर सहायक के रूप में रहते हैं।
तो एक युद्ध हमने देखा सारंगपुर का युद्ध 1724 में रहता है चिमनाजी अप्पा और गिरधर बहादुर के बीच में, जिसमें गिरधर बहादुर की पराजय होती है और मराठे जीत जाते हैं। अगले युद्ध को हम डिस्कस करते हैं। दूसरा युद्ध, इसमें भी जो मल्हारराव होलकर हैं वो सहायक के रूप में रहेंगे और ये युद्ध है अमझिरा का युद्ध। अमझिरा युद्ध प्रीलिम्स का सीधा क्वेश्चन, कब हुआ था अमझिरा का युद्ध? तो 1728 में 1728 में युद्ध हुआ था। 1728 में किस किसके बीच में? चिमनाजी अप्पा और गिरधर बहादुर के बीच में फिर से होगा। चिमनाजी अप्पा, चिमनाजी वर्सेस गिरधर बहादुर। क्या परिणाम बिल्कुल वैसा का वैसा होगा? परिणाम वैसा का वैसा ही होगा, लेकिन इस परिणाम में होगा ये कि इस बार गिरधर बहादुर की मृत्यु हो जाएगी। गिरधर बहादुर की मृत्यु। तो अमझिरा के युद्ध में चिमनाजी अप्पा और मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर फिर एक बार आमने सामने आते हैं और इस युद्ध में गिरधर बहादुर मारा जाता है। और इस युद्ध में भी चिमनाजी अप्पा की सहायता मल्हारराव होलकर करेंगे। मल्हारराव होलकर राणोजी सिंधिया करेंगे, राणोजी सिंधिया, और साथ ही साथ जो पवार थे वो भी करेंगे। तो ये तीनों के तीनों इस बार भी इनके हेल्पर रहते हैं। तो 1728 में अमझिरा का युद्ध होता है। अच्छा, प्रीलिम्स में अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि जो गिरधर बहादुर है इसकी मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, तो सारंगपुर के युद्ध में भी था गिरधर बहादुर तो, और अमझिरा के युद्ध में भी था, लेकिन सारंगपुर के युद्ध में केवल और केवल गिरधर बहादुर हारा था, पराजित हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु अमझिरा के युद्ध में होती है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब अमझिरा के युद्ध के बाद हम चलते हैं तीसरे युद्ध पर, जो कि रहता है तिरला का युद्ध। और ये युद्ध किस लिए महत्वपूर्ण है आपको मैंने स्थापना के समय बताया था। तिरला का युद्ध। अब तिरला के युद्ध में होता क्या है, ये युद्ध होता है 1731 में, 1731 में। और फिर इसमें रहेंगे कौन? चिमनाजी अप्पा। अब आप सोचो कि गिरधर बहादुर तो मर गए, तो अब चिमनाजी अप्पा किसके साथ लड़ रहे हैं? तो अभी एक और बचा हुआ है ना, दया बहादुर। दया बहादुर जो बचा हुआ था, तो चिमनाजी अप्पा और दया बहादुर के बीच में तिरला का युद्ध होता है। और अच्छा, तिरला पड़ता कहाँ पर है? तो तिरला का जो युद्ध है ये धार से रिलेटेड है। तो तिरला का युद्ध यानी कि धार में 1731 में हुआ था और इसमें चिमनाजी अप्पा और दया बहादुर आमने सामने थे। और इस युद्ध में दया बहादुर जो था, इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या था? मराठों को जीतना था, तो दया बहादुर की पराजय होती है। दया बहादुर पराजित होता है। 3-3 नंबर के बढ़िया क्वेश्चंस बन रहे हैं। तिरला का युद्ध 1731 में तिरला धार में संपन्न हुआ चिमनाजी अप्पा और दया बहादुर के बीच में, परिणाम दया बहादुर पराजित होता है। और इस युद्ध में भी चिमनाजी अप्पा की सहायता कौन करेंगे? भाई मल्हारराव होलकर, राणोजी सिंधिया, पवार आदि मराठा सरदार। तो इस प्रकार से तिरला का युद्ध भी संपन्न होता है। अब चौथा युद्ध आता है कौन सा? भोपाल का युद्ध। भोपाल युद्ध। भोपाल का युद्ध सबसे पहली बात कब होता है? भोपाल का युद्ध तो 1737 में होता है भोपाल का युद्ध। 1737 में 1737 में भोपाल का युद्ध होता है। और ये युद्ध महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस युद्ध में आमने सामने थे बाजीराव प्रथम वर्सेस हैदराबाद निज़ाम। कई बार प्रीलिम्स में, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा बनाया कि भोपाल का युद्ध कब हुआ, तो 1737 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? तो बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निज़ाम के मध्य हुआ। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? तो भोपाल के युद्ध के परिणाम को अगर हम देखें तो निज़ाम इसमें हार जाता है और फिर दोनों पक्षों के मध्य में एक संधि होती है। तो इस युद्ध के परिणाम को लिख लेंगे, इस युद्ध के परिणाम को लिख लेंगे। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? परिणाम रहता है इस युद्ध का दौरा सराय की संधि, निज़ाम की पराजय, निज़ाम पराजय प्लस इधर लिख देता हूँ ऊपर दौरा सराय की संधि। जब भी 3 नंबर में इस प्रश्न को लिखें तो ये जिक्र करना है इस संधि के बारे में, दौरा सराय की संधि के बारे में। तो भोपाल का युद्ध कब होता है? 1737 में होता है बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निज़ाम के मध्य।
और इसका परिणाम क्या रहता है कि निज़ाम की पराजय होती है और दोहरा सराय की संधि होती है। 3 नंबर में लिखना है दोहरा सराय की संधि। 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा दोहरा सराय की संधि। आपको लिख करके भेजना है टेलीग्राम ग्रुप में, दोहरा सराय की संधि। बाद में मैं बताऊंगा दोहरा सराय की संधि को किस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन अभी आपको टेलीग्राम में लिखना है। ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, दोहरा सराय की संधि। आगे बढ़ते हैं। भोपाल का युद्ध भी कंप्लीट होता है और भोपाल के युद्ध में भी मल्हारराव होलकर जो है वो पेशवा की सहायता करते हैं। अब अगला युद्ध जो रहता है मल्हारराव होलकर से रिलेटेड, 5वां युद्ध है ये कुम्भेरी का युद्ध। अच्छा, पीछे की बातें याद हैं या भूल गए? चलो, कुछ लोग तो सो गए होंगे, उनको बताते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि मल्हारराव होलकर के बारे में सबसे पहले हमने उनका परिचय देखा था, मल्हारराव होलकर का। तो मल्हारराव होलकर परिचय में क्या देखा था कि ये होलकर वंश के संस्थापक हैं और इनका जन्म कहाँ होता है तो 1693 में महाराष्ट्र के हॉल नामक गांव में होता है। हॉल गांव कहाँ पड़ता है? पुणे जिले में पड़ता है। इनके पिता कौन थे? खांडू जी होलकर थे। खांडू जी होलकर पेशवा की सेवा में थे और 1696 में क्या होता है, खांडू जी होलकर की मृत्यु हो जाती है। फिर पारिवारिक कलह की वजह से इनकी माता जी इनको तलौदा गाँव महाराष्ट्र में ले जाती हैं। तलौदा गाँव महाराष्ट्र में ले जाती हैं। फिर इनका विवाह किससे होता है तो गौतम बाई से होता है। गौतम बाई से विवाह के पश्चात इनका पुत्र होता है कौन? खांडीराव होलकर। और खांडेराव होलकर, अच्छा अभी आप देखोगे खांडेराव होलकर एक युद्ध में ये हाथी पर बैठ करके बढ़िया घूम रहे होते हैं, जहाँ फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर जो मल्हारराव होलकर थे 1721 में ये पेशवा की सेना में शामिल हो जाते हैं और फिर इसके बाद हमने देखा कि सेनानायक बनते हैं। फिर हम उनकी प्रमुख विजय देख रहे थे, इसमें सारंगपुर का युद्ध हमने देखा 1724 में ये हुआ था। अमजेरा का युद्ध 1728 में हमने देखा। तिरला का युद्ध देखा 1731 का। फिर भोपाल का युद्ध देखा हमने 1737 का। और अब हम अगला युद्ध देख रहे थे कुम्भीरी का युद्ध। लेकिन उससे पहले मैं सभी युद्धों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध तो ये कहाँ पर हुआ था? राजगढ़ सारंगपुर में युद्ध होता है 1724 में। चिमनाजी अप्पा और गिरधर बहादुर आमने सामने रहते हैं। परिणाम क्या रहता है? मराठों की विजय होती है और इसमें मल्हारराव होलकर और जो राणोजी सिंधिया वगैरह इसमें इनके हेल्पर रहते हैं। अगले युद्ध फिर हमने देखा था सारंगपुर युद्ध के पश्चात अमजेरा का युद्ध 1728 में होता है। चिमनाजी अप्पा गिरधर बहादुर फिर सामने आमने रहते हैं, आमने सामने रहते हैं। परिणाम क्या रहता है कि गिरधर बहादुर की मृत्यु हो जाती है। फिर हमने देखा तिरला का युद्ध 1731 में होता है चिमनाजी अप्पा और दया बहादुर के बीच में। परिणाम क्या रहता है कि दया बहादुर पराजित रहता है। अब कुछ लोग तो गिरधर बहादुर दया बहादुर में ही कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो सारंगपुर का युद्ध है, अमजीरा का युद्ध है, इसमें रहता है गिरधर बहादुर और अमजीरा के युद्ध में तो गिरधर बहादुर मारा ही जाता है। फिर तिरला के युद्ध में बचता कौन है? दया बहादुर। तो दया बहादुर तिरला के युद्ध में रहता है। फिर हमने देखा था कौन सा? भोपाल का युद्ध। भोपाल का युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में होता है, 1737 में होता है। परिणाम क्या रहता है? निज़ाम पराजय हो जाते होते हैं और फिर दोहरा सराय की संधि होती है। और दोहरा सराय की संधि आपको 3 नंबर में लिख कर लाना है। फिर इसके पश्चात क्या था कि अब हम देख रहे थे कुम्भीरे का युद्ध। तो कुम्भीरे युद्ध में क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो कुम्भीरे का युद्ध जो है ये है 1754 की घटना, 1754 इंपोर्टेंट डेट है 1754 कुम्भीरे का युद्ध। कुम्भीरे का जो युद्ध है ये राजस्थान के भरतपुर के जाट शासक थे सूरजमल। राजस्थान भरतपुर के जाट शासक सूरजमल और मल्हारराव होलकर के बीच में ये होता है। सूरजमल तथा मल्हारराव के मध्य, मतलब अभी तक जितने भी युद्ध देखे थे उसमें मल्हारराव होलकर सहायक के रूप में थे, लेकिन कुम्भीरे के युद्ध में मल्हारराव होलकर और जाट शासक सूरजमल के बीच में आमने सामने हैं। तो अभी प्रत्यक्ष रूप से मल्हारराव होलकर सामने हैं। तो राजस्थान के भरतपुर के जाट शासक सूरजमल और मल्हारराव होलकर के बीच में कुम्भीरे का युद्ध लड़ा जाता है 1754 में। और इस युद्ध में होता यह है कि जो मल्हारराव होलकर हैं जिनका एकमात्र पुत्र था खांडेराव होलकर, इसकी होती है मृत्यु। तो इसका परिणाम क्या रहता है कि खांडेराव की मृत्यु हो जाती है। तो कुम्भीरी के युद्ध के बारे में क्या बताएंगे कि ये मल्हारराव होलकर तथा राजस्थान भरतपुर के जाट तथा सूरजमल के मध्य होता है। और इस युद्ध का परिणाम क्या हो जाएगा कि खांडेराव होलकर जो कि मल्हारराव होलकर के एकमात्र पुत्र थे, इनकी इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है।
तो ये था कुम्भीरी का युद्ध। और अब अगला और जो मल्हारराव होलकर हैं इनका अंतिम युद्ध रहता है पानीपत का तृतीय युद्ध, क्योंकि इसके पश्चात तो फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। 1766 में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, ये उनका आखिरी युद्ध रहता है, पानीपत तृतीय युद्ध। इस युद्ध में भी वो डायरेक्टली नहीं रहते। तो अगर मैं डायरेक्टली की बात करूँ तो वो कुम्भेरी के युद्ध में वो डायरेक्टली आते हैं सूरजमल जाट के आमने सामने। पर उसके पश्चात होता क्या है कि उनका जो बेटा था खांडेराव होलकर, उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर इसके पश्चात बस एक युद्ध और होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण वैसे भी है। 1761 की बात है, 1761, 1761 में। और जो अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध होता है 1761 में। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह वर्सेस मराठे। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में होता क्या है कि जो बालाजी बाजीराव थे, बालाजी बाजीराव, उन्होंने जो मराठा सेना थी उसका नेतृत्व दिया था सदाशिवराव भाऊ को। तो मराठों की तरफ से इसमें कौन था नेतृत्व करता? सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ इसमें मराठा सेना का नेतृत्व करते हैं। मराठा नेतृत्व, तो सदाशिवराव भाऊ मराठा को नेतृत्व कर रहे थे। और जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है तो मल्हारराव होलकर इसमें शामिल होते हैं। लेकिन मल्हारराव होलकर के साथ होता क्या है कि वो सदाशिवराव भाऊ से युद्ध की रणनीति बदलने को कहते हैं। और युद्ध की रणनीति बदलने को लेकर के इन दोनों के बीच में हो जाता है मनमुटाव, जिसके कारण मल्हारराव होलकर युद्ध को बीच में ही छोड़ करके लौट आते हैं। और फिर होता क्या है कि इस युद्ध में मराठों की पराजय होती है। तो मल्हारराव होलकर का बस इससे इतना संबंध है कि मल्हारराव होलकर ने एक एडवाइस दी थी जिसको सदाशिवराव भाऊ को, जिसका सदाशिवराव भाऊ उपहास उड़ाता है। और उसके पश्चात फिर मल्हारराव होलकर युद्ध छोड़ करके आ जाते हैं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध आधुनिक भारत में देखा जाएगा। अभी बस इतना देखना है कि मल्हारराव होलकर इस युद्ध में सम्मिलित तो होते हैं, लेकिन अहमद शाह अब्दाली और जब सदाशिवराव भाऊ आमने सामने होते हैं तो मल्हारराव होलकर सदाशिवराव भाऊ को कुछ युद्ध की रणनीति को लेकर के बताते हैं, जिसका वो उपहास उड़ाता है। और फिर मल्हारराव होलकर इसे अपना अपमान समझ करके इस युद्ध को छोड़ देते हैं। तो इतने जो महत्वपूर्ण विजय थी या फिर महत्वपूर्ण युद्ध थे जिनमें अप्रत्यक्षता या प्रत्यक्षता मल्हारराव होलकर शामिल थे, वो ये 5-6 युद्ध थे जो कि हमने अच्छे से देख लिए। और अब हम देखेंगे उनकी निर्माण कार्य के बारे में कि मल्हारराव होलकर जो थे, मल्हारराव होलकर इनके निर्माण कार्य। तो मल्हारराव होलकर के निर्माण कार्य के बारे में बात करें तो इन्होंने सबसे पहले तो मल्हारगंज जो इंदौर में है, मल्हारगंज इंदौर, इसका निर्माण करवाया इन्होंने। 1734 में मल्हारराव होलकर खान नदी के किनारे एक शिविर की स्थापना करते हैं और अब इसे हम क्या कहते हैं, मल्हारगंज कहते हैं। तो 1734 में इन्होंने खान नदी के किनारे एक शिविर की स्थापना की थी। तो मल्हारगंज था क्या वस्तुतः? अच्छा, मल्हारगंज कभी 3 नंबर में लिखने को आ जाए तो क्या लिखेंगे कि ये इंदौर में अवस्थित है और मल्हारराव होलकर द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1734 में, 1734 में। और ये खान नदी के किनारे है। इतनी बातें इसके बारे में हम लिख देंगे कि 1734 में मल्हारराव होलकर द्वारा खान नदी के किनारे स्थापित एक शिविर। अच्छा, ये क्या था वस्तुतः? एक शिविर था, एक शिविर था जिसे आज हम क्या जानते हैं, वर्तमान में आज हम मल्हारगंज के नाम से जानते हैं। तो मल्हारगंज के बारे में कितनी बातें याद रखनी है कि इसका निर्माण मल्हारराव होलकर के द्वारा करवाया गया था 1734 में। ये इंदौर में अवस्थित है, खान नदी के किनारे यह एक शिविर था जिसे आज हम मल्हारगंज के रूप में जानते हैं। दूसरा निर्माण कार्य क्या देखेंगे? राजवाड़ा इंदौर, राजवाड़ा इंदौर। राजवाड़ा को तो सब जानते हैं, राजवाड़ा नाम सबने सुना है।
1747 में मल्हार राव होलकर इसका निर्माण करवाते हैं। तो 1737 में मल्हार राव होलकर द्वारा निर्मित राजमहल, राजवाड़ा इंदौर, अगर 3 नंबर में है तो इतना लिखा हुआ काम हो जाएगा। 1737 में मल्हार राव होलकर द्वारा निर्मित राजमहल। एक और निर्माण कार्य है मल्हार राव होलकर का, जिसे हम कहते हैं छत्री बाग। छत्री बाग ये भी इंदौर में है। छत्री बाग के बारे में क्या है कि 1754 में मल्हार राव होलकर ने इसकी स्थापना करवाई थी। तो 1754 किसने निर्माण करवाया? मल्हार राव होलकर ने। तो ये इनके निर्माण कार्य हो जाएंगे। निर्माण कार्य में हमने कितनी चीज़ों को देखा है? हमने 3 चीज़ों को देखा है मल्हार राव होलकर के निर्माण कार्य में। एक तो मल्हारगंज, जो कि 1734 में इन्होंने खान नदी के किनारे बसाया था, एक शिविर था, अब इसे हम मल्हारगंज कह रहे हैं। फिर इसके पश्चात हमने देखा था राजवाड़ा को 1737 में मल्हार राव होलकर ने बनवाया था। इसके पश्चात हमने क्या देखा है? छत्री बाग, तो 1754 में मल्हार राव होलकर ने इसका निर्माण करवाया था। तो इनके ज़्यादा निर्माण कार्य तो नहीं है, जितने भी महत्वपूर्ण थे ये थे। अब अंतिम पॉइंट जो कि हमें मल्हार राव होलकर के बारे में डिस्कस करना है, इनकी मृत्यु। तो मल्हार राव होलकर 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में सम्मिलित तो रहते हैं, लेकिन उसके पश्चात फिर ज़्यादा कुछ खास रहता नहीं है। और 20 मई 1766 के दिन 20 मई 1766 को आलमपुर, जो कि भिंड में आता है, 20 मई 1766 को आलमपुर कहाँ आता है? भिंड में। आलमपुर भिंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 20 मई 1766 को आलमपुर भिंड में इनकी मृत्यु हो जाती है, और यहीं पर अब इनकी समाधि है, या फिर जिसे छत्री कह सकते हैं। और जो किसने बनवाई थी? तो अहिल्याबाई होलकर, जो कि इनकी पुत्रवधू थी, उनके द्वारा निर्मित करवाई गई थी। तो आलमपुर भिंड में इनकी मृत्यु होती है, और यहीं पर फिर इनकी समाधि है, जो किसने बनवाई थी? अहिल्याबाई होलकर ने बनवाई थी। तो ये हमारे मल्हार राव होलकर ख़त्म होते हैं पूरी तरह से। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मल्हार राव होलकर का परिचय देखा था। सबसे पहले हमने मल्हार राव होलकर का क्या देखा था? परिचय देखा हमने। परिचय में इनका जो जन्म होता है, इनके पिताजी क्या करते थे, और फिर किस प्रकार से ये किस प्रकार से पेशवा सेना में जाते हैं, फिर वहाँ सेनानायक बनते हैं, और फिर इनके हमने इनके युद्ध देखे, विजय देखी। सारंगपुर का युद्ध देखा, अमझेरा, तिरला, भोपाल, कुम्हेरी, पानीपत तृतीय युद्ध। फिर हमने इनके निर्माण के बारे में बात की। 3 इनके महत्वपूर्ण निर्माण थे, जिसमें एक राजवाड़ा था, जिसमें एक मल्हारगंज था, और जिसमें एक छत्री बाग था। फिर इसके बाद हमने मृत्यु देखी, तो इनकी मृत्यु आलमपुर भिंड में होती है, और वहीं पर इनकी क्या है? समाधि है। तो इस प्रकार से मल्हार राव होलकर हमारे संपन्न होते हैं। अब एक आप लोगों को प्रश्न लिखना है, और इस प्रश्न के साथ ही इस क्लास की समाप्ति हो जाएगी। प्रश्न है, मल्हार राव होलकर के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। 11 नंबर में आप लोगों को लिख करके टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है, मल्हार राव होलकर के बारे में विस्तार से चर्चा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।